अंशों की पुनर्खरीद यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है? तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि जब कंपनी अपने अंशों का अपने अंशों का क्रय स्वयं करती है, यानी कि खुद अपने अंशों को खरीदती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाय बैक ऑफ शेयर। यानी कि जब भी कोई कंपनी अपने निर्गमित किए हुए अंशों को स्वयं दोबारा से खरीद लेती है, दोबारा से मतलब कि एक बार वो निर्गमन कर चुकी है, लेकिन उन अंशों को जब कंपनी स्वयं खरीद लेती है निर्गमित किए हुए अंशों को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाय बैक ऑफ शेयर, यानी कि अंशों की पुनर्खरीद। जैसे कि कंपनी पहले क्या करती है? मार्केट में अपने अंशों का निर्गमन करती है, यानी कि वो अपने अंशों को बेचती है। तो ये हो गया कि जब वो जनता द्वारा खरीदवा रही है तो उसे क्या कहते हैं? अंशों का निर्गमन। लेकिन जब वही कंपनी अपने निर्गमित किए हुए अंशों को स्वयं खरीदती है तो उसे क्या कहते हैं? बाय बैक ऑफ शेयर, यानी कि अंशों की पुनर्खरीद। अब ऐसा कंपनी करती क्यों है? ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो कारण आपका हो सकता है कि जब कंपनी मार्केट में जो उसके शेयर्स हैं उनको वापस वो स्वयं खरीद लेती है, तो मार्केट में क्या होते हैं? शेयर जो होते हैं, जो शेयर की क्वांटिटी होती है, संख्या होती है मार्केट में, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब मार्केट में शेयर्स की संख्या कम हो जाती है तो प्रति शेयर जो वैल्यू है, प्रति अंश मूल्य जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब अंशों की संख्या मार्केट में कम होगी तो प्रति अंश मूल्य जो है, जो प्राइस है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस वजह से तो आप कह सकते हैं पहला कारण जो है वो प्रति अंश मूल्य या फिर प्रति अंश दर में बढ़ोतरी करने के लिए। ठीक है, बढ़ोतरी करने के लिए। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा ये कारण हो सकता है कि कंपनी अपने अंशों पर स्वामित्व को, अपने जो स्वामित्व अधिकार है उसको बढ़ाना चाह रही है। यानी कि जब कंपनी ने अपने अंश जनता में निर्गमित कर दिए हैं, ठीक है, तो कंपनी की जो मेनली अंशधारी हैं वो बाहर की जनता है, मालिक जो है वो बाहर के अंशधारी हो गए। तो कंपनी क्या चाह रही है कि उसके कंपनी में उसका भी मतलब कि ज़्यादा हिस्सा जो है वो उसका भी बने। तो उसके लिए जब कंपनी अपने अंशों को खरीदेगी तो उसका भी स्वामित्व का जो प्रतिशत है, जो हिस्सा है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसके लिए भी वो कर सकती है। तो क्या हो सकता है? स्वामित्व में वृद्धि करने के लिए, अपने अंशों पे जो स्वामित्व है उसमें वृद्धि करने के लिए। तीसरा ये हो सकता है कि जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है तो इससे जो कंपनी के निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि कंपनी के पास जो है वो इनफ कैश है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसके पास नकद है, जिससे कि कंपनी जो है वो कंपनी में कोई आपातकालीन स्थिति जल्दी नहीं आएगी, और अगर आती भी है आर्थिक कोई समस्या तो उससे कंपनी जूझने में सक्षम है। ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार, या फिर आप कह सकते हैं कि निवेशक को सांत्वना भी आप कह सकते हैं कि ये निवेशक को सांत्वना रहता है इससे कि कंपनी के पास पर्याप्त नकद है। तो इससे क्या होगा कि और भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे कंपनी की रेपुटेशन जो है वो क्या होती है कि वो अच्छी बनती है। तो ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये कुछ मेन कारण हैं जिसकी वजह से कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ कि ये कहाँ से खरीद सकती है कंपनी अपने अंशों को, क्योंकि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन भी कई प्रकार से करती है। तो उसी प्रकार कंपनी को अगर अपने अंश खरीदने हैं तो वो कहाँ से खरीदेगी? तो क्रय का स्थान की अगर हम लोग बात करें कि कहाँ-कहाँ से खरीद सकती है, तो सबसे पहला जो है वो है कि जो कंपनी के वर्तमान समता अंशधारी हैं, वर्तमान समता अंशधारी हैं, उनसे, अंशधारियों से। ठीक है, कंपनी के वर्तमान समता अंशधारियों से वो अपना खरीद सकती है। दूसरा कहाँ से खरीद सकती है? खुले बाजार से, यानी कंपनी ने अपना जो शेयर है वो जो मार्केट में जो निर्गमन किया था वहाँ से, उस मार्केट से भी वो अपना क्रय कर सकती है अपने अंशों का। दूसरा, अनियमित अनियमित अंशधारियों के समूह से। इट मीन्स कि कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो कि कंपनी में अनियमित रहते हैं, यानी कि निरंतर बने नहीं रहते हैं। वो कंपनी की जो अंश है उनका जो पेमेंट है वो भी टाइम से नहीं करते हैं। तो कंपनी को लगता है कि उनके पास अंश रहने से बेहतर है कि हम खुद ही खरीद लें। तो इस वजह से कंपनी उन अनियमित अंशधारियों से भी क्या कर सकती है? अपना अंश खरीद सकती है। फिर उसके बाद स्कंद विकल्प योजना, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो उस योजना से भी कंपनी क्या कर सकती है? उस योजना के अंतर्गत जो अंश निर्गमित हैं उन अंशों को भी कंपनी क्या कर सकती है? खरीद सकती है। या फिर स्वैट समता योजना, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ इस योजना के अंतर्गत निर्गमित अंशों से भी क्या कर सकती है? कंपनी अपने अंश खरीद सकती है। तो ये कुछ 4-5 स्थान है जहाँ से कंपनी अपने अंशों का निर्गमन जो है पुनर्खरीद कर सकती है। अब दूसरी चीज़ आते हैं कि जो जब कंपनी अपने अंशों को खरीदेगी तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? नकद देना पड़ेगा। तो वो नकद वो कहाँ से देगी? ठीक है, कंपनी अपने अंशों को खरीदने के लिए नकद का इंतजाम कहाँ से करेगी? यानी कि क्रय का स्रोत, या फिर आप कह सकते हैं कोष, यानी कि वो किस कोष में से अपने अंशों को खरीद सकती है। तो सबसे पहले जो है कंपनी जो है वो अपने अंशों का जो क्रय है वो सबसे पहला जो है वो है मुक्त संचय, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं फ्री रिज़र्व, इसमें से खरीद सकती है।
यानी कि इसमें से पैसा उसके लिए निकाल सकती है। अब ये फ्री रिज़र्व होते क्या हैं, तो इसके अंतर्गत आपका जो है वो जनरल रिज़र्व आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस अमाउंट अगर दिया है कोई तो वो आ जाता है। फिर आपका आ जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व, ये भी फ्री रिज़र्व के अंतर्गत आता है। और प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन रिज़र्व, ये और ईटीसी, मतलब कि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा मुक्त संचय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर इन संचयों में से, इन सब चीज़ों में से कंपनी क्या कर सकती है, पैसा निकाल करके अपने जो अंश है वो खरीद सकती हैं। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा जो है वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यानी कि जो प्रतिभूति प्रीमियम का रहता है अकाउंट, उससे भी कंपनी अपने अंशों का क्रय कर सकती है। लेकिन सबसे पहले कंपनी किस में से खरीदती है, मेनली मुक्त संचय से खरीदती है, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है तो उससे खरीदेगी। इसके बाद तीसरा है अंशों के धन से, यानी कि अंशों के धन का मतलब क्या है कि अगर कंपनी के पास पहले से अंश की जो कैपिटल का जो पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे से भी कंपनी क्या कर सकती है कि अपने अंशों का खरीद कर सकती है। और लास्ट है कि अन्य विशिष्ट प्रतिभूति, अगर उसके पास और भी कोई जो है प्रतिभूति रखी है, उससे भी कंपनी अपने अंशों का क्रय कर सकती है प्रतिभूति के धन से। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि अपने कुछ जो संपत्ति होती है उसे बेचती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट उसने बेच दिया या फिर बिल्डिंग बेच दिया, उससे जो धन प्राप्त होता है उससे वो क्या करती है, अपने अंशों की खरीद करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे तरीके हैं, ये सारी जगह हैं जहाँ से कंपनी अपने अंशों के खरीदने के लिए पैसा निकाल सकती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य जो है वो ये है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी कंपनी अपने अंशों की जो खरीद है वो मुक्त संचयों से कर रही है, यानी कि इनमें से किसी से भी कर रही है, तो उस कंडीशन में जो अंशों का नाम मात्र मूल्य होता है, अंशों की खरीद का जो नाम मात्र मूल्य होता है, उसके बराबर धन जो है उसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना रहता है, ठीक है। वो आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ में आएगा, अगली वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। यानी कि जब इन मुक्त संचय से कंपनी अपने अंश खरीदेगी, तो अंश की खरीद का जो नाम मात्र का मूल्य होता है, यानी कि जो उसका मेन प्राइस होता है अंशों की खरीद का, वो मूल्य जो है उससे कंपनी को क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और ये सारे जो क्रय के कोष के प्रावधान हैं, ये किसके अंतर्गत किए गए हैं, तो ये जो प्रावधान है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अंतर्गत किए गए हैं, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्रय के कोष का जो प्रावधान है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर एक और चीज़ है ध्यान देने में कि वो ये है कि जब कंपनी अपने अंशों की पुनर्खरीद कर लेती है, ये जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68(8) के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार कंपनी जो है वो पुनर्खरीद के बाद, अंशों की जो पुनर्खरीद वो कर रही है, पुनर्खरीद के बाद 6 महीने तक अन्य अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। अन्य अंशों का निर्गमन यानी कि अतिरिक्त अंशों का निर्गमन मार्केट में नहीं कर सकती है, जब कंपनी ने अपने अंश खरीदे हों तो, ठीक, ये चीज़ हो गई। लेकिन वो बोनस अंश निर्गमित कर सकती है, बोनस अंश निर्गमन कर सकती है, और अपने जो दायित्व हैं उसका भुगतान कर सकती है, और जो स्टॉक ऑप्शन प्लान है उसके अंतर्गत भी, स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है या फिर जो ऋण पत्र हैं उनको समता अंश में परिवर्तित करने का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि जब भी कंपनी अपने अंशों का पुनर्खरीद करती है तो उस कंडीशन में जिस दिन उसने अंशों की पुनर्खरीद की है उससे 6 महीने के अंदर तक कंपनी कोई भी अतिरिक्त अंश बाहर निर्गमित नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी चाहे तो बोनस अंश का निर्गमन कर सकती है, अपने दायित्व का भुगतान कर सकती है, स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर स्वेट इक्विटी जो होती है उन सब का निर्गमन कर सकती है, या फिर अपने ऋण पत्रों को समता अंश में परिवर्तित करने का काम भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंशों की पुनर्खरीद से संबंधित हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो ये तो हमारा थ्योरी पोर्शन था मेनली। अब हम लोग देखते हैं कि जब कंपनी अंशों की पुनर्खरीद करती है तो उस कंडीशन में कौन कौन से लेखे किए जाते हैं।
तो जो लेखे होते हैं इसमें सबसे पहली बात ये कि जो अंशों की पुनर्खरीद होती है, यानी कि जो कंपनी अंशों का क्रय करती है वो तीनों ही मूल्य पर कर सकती है, चाहे सम मूल्य पर भी खरीद सकती है, प्रीमियम पर भी और कटौती मूल्य पर भी कर सकती है। तो इन तीनों ही केस में जो एंट्री होगी वो अलग होगी। तो सम मूल्य पर हम लोग पहले देख लेते हैं, सम मूल्य पर पुनर्खरीद। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट करते हैं। ठीक, ये एंट्री होती है। उसके बाद ये अभी ट्रांसफ़र होने की एंट्री है, अब ख़रीदने की एंट्री। तो क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और टू पेमेंट होगा तो उसके लिए बैंक अकाउंट। बस इतना सिंपल सा ये एंट्री हम लोग करते हैं। ये हो गया सम मूल्य पर। उसके बाद प्रीमियम पर देख लेते हैं। तो प्रीमियम पर पुनर्खरीद क्या एंट्री होगी? तो सबसे पहले होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर होगा प्रीमियम पेएबल, क्या? पेएबल ऑन बाई बैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट। ये ट्रांसफ़र होने की एंट्री हो रही है एक तरीके से कि प्रीमियम पर हम लोग क्या करेंगे, जो अंश है उनकी पुनर्खरीद की जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? अब खरीदने की एंट्री। तो खरीदने की एंट्री सिंपल सी एज़ यूजुअल रहेगी, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। बस ये एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद कटौती पर अगर पुनर्खरीद हो रहा है तब, तो कटौती पर पुनर्खरीद क्या एंट्री होगी? तो हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट। ठीक, और उसके बाद आएगा टू कैपिटल रिज़र्व अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कैपिटल रिज़र्व अकाउंट है उसे क्रेडिट डिस्काउंट पर किया गया है। डिस्काउंट पर किया गया का क्या मतलब है कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र होता है जब भी हम लोग कटौती पर अंशों की पुनर्खरीद करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, इसमें शेयर की पूरी वैल्यू रहेगी, शेयर बाई बैक के सामने जिस वैल्यू पे ख़रीदा जा रहा है, और जितना डिस्काउंट है वो हम लोग कैपिटल रिज़र्व के सामने दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफ़र करने का। फिर लास्ट में हो जाएगा इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ये हो गया खरीदने की एंट्री। ठीक है, तो हर केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम लोग उस अंश का खरीदेंगे, पुनर्खरीद करेंगे। यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ और है, जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब भी मुक्त संचय से पैसा निकाला जाता है अंशों की पुनर्खरीद के लिए, तो उसका जो मूल्य है अंश का वो किस में ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व अकाउंट में। तो जब भी अगर हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें अगर हम लोग ने जो पैसा यूज़ किया वो मुक्त संचय में से यूज़ किया है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? तो हो जाएगा पहले यहाँ पर मुक्त संचय राशि का हस्तांतरण। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंट्री हम लोग करेंगे फ्री रिज़र्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, साथ में फ्री रिज़र्व अकाउंट डेबिट का मतलब अगर जनरल रिज़र्व में से लिए तो जनरल रिज़र्व को डेबिट करेंगे, पीएल अकाउंट में से लिए तो पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व भी है तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट को भी डेबिट करेंगे और इसे ट्रांसफ़र किस में किया जाता है? तो टू कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व अकाउंट में। ठीक, इसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है। बस इतना ही करना है। ये हमें क्वेश्चन में खुद ही क्वेश्चन जब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में कि अगर हमने मुक्त संचय में से पैसा लिया है तो हम लोग को ये एंट्री लास्ट में पास करनी होती है। तो ये सारी लेखे थे जो कि किसी अंश की पुनर्खरीद पे किए जाते हैं। आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंशों की पुनर्खरीद से संबंधित क्वेश्चंस के साथ।